नमस्कार बच्चों। हम संधि पढ़ा रहे थे। स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़ा चुके हैं और आज विसर्ग संधि पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे तो अवश्य समझ में आएगी। विसर्ग संधि विसर्ग संधि स्वर या व्यंजन वर्ण के साथ विसर्ग के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निह जोड़ बलम। निह जोड़ बलम प्रथम भाग के अंत में विसर्ग है निह, और बलम में ब व्यंजन है। तो विसर्ग और ब, विसर्ग का यहाँ रेफ हो गया है निर्बलम, जो आगे नियम में बताएंगे। तो विसर्ग संधि बनाने के नियम, विसर्ग संधि जो बनाएंगे उसका नियम क्या है? पहला है, यदि पहले भाग के अंत में विसर्ग हो, कोई भी वर्ण रहे लेकिन विसर्ग हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में किसी वर्ग के प्रथम या द्वितीय वर्ण हो। पहले भाग के आरंभ में क्या हो? विसर्ग हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में प्रथम या द्वितीय वर्ण किसी वर्ग के, चाहे कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, किसी वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण हो, तो थ का स होगा, ठ का मूर्धन्य स होगा, और छ का तालव्य स होगा। क्यों होगा? यह सब संबंधित है उच्चारण स्थान से। जो हम वर्ण विचार जब पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे उच्चारण स्थान। तावर्ग को हम दांत से बोलते हैं, दंत वर्ण है, और ये भी है दंत स, ये भी दंत स है। तावर्ग भी दंत वर्ण है और दंत स भी दंत वर्ण है, इसलिए उसमें दंत स हो जाता है। टवर्ग है, ये ट बोलते हैं मूर्धा से, इसलिए मूर्धन्य स हुआ है। च है तालव्य वर्ण, इसीलिए तालव्य स हुआ है। स तीनों है, किसमें कौन सा लगेगा उसका कारण क्या है, इसलिए हम समझा चुके हैं कि तवर्ग दंत वर्ण है, दंत स लगा। टवर्ग मूर्धन्य स है, मूर्धन्य स लगा। चवर्ग तालव्य वर्ण है तो तालव्य स लगा। जैसे निह जोड़ छलम। निह जोड़ छलम, निह में विसर्ग है और छलम चवर्ग से है, छ बोले थे, तो छ तालव्य वर्ण है, तो हम जैसे ही देखेंगे छ है तालव्य वर्ण, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर विसर्ग के बदले में तालव्य स लगा देंगे, बिना किसी से पूछे हुए। हम देख लिए तालव्य वर्ण है, तालव्य स लगा दिए, निश्चलम हो गया। धनु जोड़ टंकारा। तो धनु में विसर्ग तो है, लेकिन बाद वाले वर्ण को हमको देखना है। बाद में क्या है? ट मूर्धन्य वर्ण है, मूर्धन्य वर्ण है तो मूर्धन्य स लगाना है। बाद वाले वर्ण को ध्यान में रखना है हमेशा। यहाँ छ था तालव्य वर्ण तो तालव्य स लगा, यहाँ ट है मूर्धन्य स, मूर्धन्य वर्ण, तो मूर्धन्य स लगा, धनुष टंकारा। इस तरह से अगर हम ध्यान में रख करके सब कुछ चलेंगे, हमको पढ़ाई में रुचि जगेगी। दूसरा नियम, यदि पहले भाग के अंत में विसर्ग से पहले कोई ह्रस्वर हो, यदि पहले भाग के अंत में विसर्ग से पहले कोई ह्रस्वर हो और बाद वाले भाग के आरंभ में कोई ह्रस्वर या किसी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या अंतस्थ वर्ण हो। अंतस्थ व्यंजन समझाए थे, य, र, ल, व, 4 अंतस्थ व्यंजन है। तो क्या हो जाता है, विसर्ग के बाद अ आने पर ये विकारी, इसको बोलने में बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, कोई ड बोल देते हैं, कोई कुछ बोल देते हैं, इसको अ बोला जाता है विकारी को।
तो अगर अ आता है तो उसका यहाँ ये विकारी दे करके लिखते हैं, और विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे रामः जोड़ अयम, रामः जोड़ अयम, तो विसर्ग का ओकार यहाँ लिखे हुए हैं, विसर्ग का ओकार हो जाता है, विसर्ग का ओकार हो जाता है। तो रामः में म में ओकार हो गया रामो, और यहाँ ओ है, ओ का ये विकारी रामोयम। लेकिन बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, बार बार बताते हैं कि ये जो है गलती नहीं करना है। अगर हम जानते हैं तो गलती नहीं करेंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमको लगता है डॉ लिखा हुआ है, वहां क्या पढ़ देते हैं रामोडयम, रामोडयम नहीं रामोयम। दूसरा उदाहरण है नरह जोड़ गच्छति, नरह जोड़ गच्छति में यहाँ विसर्ग है तो ओकार होगा नरो, और गच्छति विसर्ग आ गया ओकार में तो नरो गच्छति। ये आपको दूसरा उदाहरण था। तीसरा नियम, यदि पहले भाग के अंत में विसर्ग से पहले ओ आ को छोड़कर कोई और स्वर हो, ओ आ नहीं होना चाहिए। यदि पहले भाग के अंत में ओ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद वाले भाग के आरंभ में कोई स्वर या किसी वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो या अंतस्थ वर्ण हो, तो विसर्ग का रो हलंत हो जाता है। उसका प्रयोग रेफ में होता है, विसर्ग का रो हलंत हो जाता है। जैसे विधु जोड़ उदेति, विधु जोड़ उदेति, विधु तो है ही विधु, लेकिन विसर्ग का रो हलंत हो जाएगा, तो रो हलंत यहाँ ऊ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कहीं ऊ नजर नहीं आता है, कहीं भी यहाँ ऊ नजर नहीं आता है, कहिएगा ऊ कहाँ चला गया। लेकिन विसर्ग का रो हो गया, रो हलंत है, और ऊ लग गया तो रू हो गया। विधुर 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 उदेति, यहाँ विधु जोड़ उदेति, रो हलंत ऊ रू हो गया, और देती तो है ही, विधुर उदेति। साधु जोड़ गच्छति, यहां भी साधु में विसर्ग है, और यहाँ गच्छति, यहाँ तो स्वर नहीं है। यहाँ तो ऊ था तो आगे पूरा कर दिया, रुदेत ही हो गया, लेकिन साधु में विसर्ग तो है तो रो हलंत होगा, लेकिन यहाँ स्वर नहीं है जो पूरा करेगा, रो हलंत आधा रहता है। व्यंजन वर्ण में अगर हम हलंत लगा देते हैं वह आधा हो जाता है, लेकिन उसमें अगर हम स्वर लगा देते हैं तो वर्ड पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो नहीं है कोई स्वर जो पूरा करेगा, तो इसका रो हलंत आधा हो जाता है। कहाँ चला गया है? आरेफ में। साधुर गच्छति, सब कुछ को ध्यान से देखना होता है। चौथा नियम, यदि पहले भाग के अंत में विसर्ग रहे से पहले कोई दीर्घ या ह्रस्व स्वर हो, कोई भी, चाहे ओ आ हो, ई हो, उ हो, कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो, और बाद वाले भाग के आरंभ में कोई अन्य स्वर या किसी वर्ग के तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो, कोई भी, बताए हैं कि स्पर्श व्यंजन का जो 5 भाग है, 5 वर्ग में से उसका किसी वर्ग का, कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, किसी का भी जो है तीसरा, चौथा और पांचवा ये वर्ण होने से क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग हट जाता है, विसर्ग का मान नहीं रहता है। क्या बताए? यदि पहले भाग के अंत में विसर्ग से पहले कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर हो सकता है, किसी भी वर्ग के तीसरा, चौथा, पांचवा, ये वर्ण हो सकता है, तो
उसमें विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जोड़ एव, अतः जोड़ एव यहाँ विसर्ग है और बाद वाले भाग के आरंभ में स्वर है। यहाँ लिखे हैं कोई भी स्वर हो, कोई अन्य स्वर हो, तो अतः जोड़ एव विसर्ग तो है और उसके बाद स्वर ए आया है, तो विसर्ग का लोप हो जाता है और अतएव हो जाता है। यहाँ भी बच्चे अगर संधि विच्छेद करने के लिए मिलता है, जहाँ भी गलती करते हैं, अतएव का बस अत जोड़ एव लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। वहां पर एव है इसीलिए वहां विसर्ग का लोप हुआ है, अतः जोड़ एव अतएव हुआ। छात्राः जोड़ गच्छति, यहां भी विसर्ग है और तीसरा वर्ण गौ आया हुआ है, बाद वाले भाग के आरंभ में कवर्ग का तीसरा वर्ण गौ आया हुआ है, तो फिर विसर्ग का लोप हो जाता है, छात्रा गच्छन्ति। ये सभी बात जो पढ़ेंगे वही जानेंगे, नहीं तो यहाँ बोलने वाले जो जानते हैं अंति बहुवचन है, यह छात्रा है, छात्रा मतलब एक लड़की भी होता है, कह रहा ये तो गलत लिख दिया है। उसको ये पता नहीं है कि कहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग है, कहाँ क्या हुआ है, वो सीधा बोल देता है कि ये गलत लिख दिए हैं, छात्रा कहाँ है, छात्रा तो छात्रा विसर्ग का लोप हो गया। संधि विच्छेद का ज्ञान होना अनिवार्य है, उसी का अभाव में प्राय लोग अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, संस्कृत को शुद्ध शुद्ध देखना पढ़ना बहुत कठिन होता जा रहा है। इसलिए हम संस्कृत अगर रहेगी तो संस्कृति जिंदा रहेगी, इसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। जो बच्चे अभी तक जो है नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाएं, और जिनका छूटा हुआ है उनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां आप लोग देख लीजिएगा। इति संधि। धन्यवाद।